फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे प्ले द ग्लास मेनेजरी का समरी जिसको टेनेसी विलियम्स ने लिखा है। द ग्लास मेनेजरी इज़ अ मेमोरी प्ले बाय टेनेसी विलियम्स दैट प्रीमियर्ड इन 1944। तो ये मेमोरी प्ले है, कहने का ये मतलब है कि इसमें जो सेंट्रल कैरेक्टर है टॉम, वो अपने मेमोरी के थ्रू इस कहानी को लिखते जाता है। और ये ऐसा प्ले था जो कि राइटर विलियम्स को ऑब्सक्योरिटी से फेम की ओर ले जाता है। यानी कि वो पहले उतने जाने माने नहीं थे, लेकिन इस प्ले के बाद ही गॉट फेमस। द प्ले हैज़ स्ट्रॉन्ग ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स फीचरिंग कैरेक्टर्स बेस्ड ऑन इट्स ऑथर, his histrionic mother and his mentally fragile sister Laura। तो इस प्ले में जो तीन मेन कैरेक्टर्स हैं, टॉम वो खुद ऑथर है, ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा है, और उनकी जो सिस्टर है लॉरा, वो एक्चुअल में विलियम्स की बहन रोज़ है, एल्डर सिस्टर, और उनकी मदर जो कि हिस्ट्रियोनिक है। हिस्ट्रियोनिक एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है जिसमें कि पर्सन बहुत ज़्यादा अटेंशन सीक करता है, बहुत ज़्यादा लोगों का अप्रूवल सर्च करता है। तो अब हम लोग इस प्ले के कैरेक्टर्स की ओर जाते हैं। अमांडा विंगफील्ड, अ फेडेड सदर्न बेले, ये टॉम की मदर है। फेडेड सदर्न बेले कहने का ये मतलब है कि साउथ अमेरिका में जो अपर क्लास की यंग वुमेन है उसके लिए सदर्न बेले वर्ड का यूज़ किया गया है। तो अमांडा विंगफील्ड एक फेडेड सदर्न बेले है हु इज़ अबैंडन्ड बाय हर हस्बैंड एंड हु इज़ ट्राइंग टू रेज हर 2 children अंडर हार्श फाइनेंशियल कंडीशंस। Amanda yearns for the comforts of her youth and also longs for her children to have the same comforts, but her devotion to them has made her, as she admits at one point, almost hateful towards them। तो अमांडा अपने पति के बिना रह रही है, पति उसको छोड़ के जा चुका है और वो ख़राब फाइनेंशियल कंडीशंस में अपने बच्चों की परवरिश कर रही है। वो सारे कंफर्ट्स, वो सारे लग्जरी के लिए यर्न करती है, डिज़ायर करती है, जो कि वो जब यंग थी तब उसके पास था, जब वो कुंवारी थी तब उसके पास था। वो सारे कंफर्ट्स के लिए वो अभी भी विश करती है, और उसका जो अपने बच्चों के प्रति डिवोशन है, डेडिकेशन है, उससे कभी कभी वो उनके प्रति हेटफुल भी हो जाती है कि उनको वो सारे चीज़ों को दिलाने के लिए वो जो स्ट्राइव कर रही है, वो जो मेहनत कर रही है, उसकी वजह से वो अपने बच्चों के प्रति कभी कभी हेटफुल भी हो जाती है। टॉम विंगफील्ड अमांडा का बेटा है। टॉम एक शू वेयर हाउस, जूतों के गोदाम में काम करता है टू सपोर्ट हिज फैमिली, बट इज़ फ्रस्ट्रेटेड बाय हिज जॉब एंड एस्पायर्स टू बी अ पोएट। वो फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि वो एक्चुअल में पोएट बनना चाहता है। He struggles to write, all the while being sleep deprived and irritable। वो लिखने के लिए स्ट्रगल करता है क्योंकि वो काम करता है तो उसको ज़्यादा समय नहीं मिल पाता है, और वो स्लीप डिप्राइव्ड है, नींद अच्छे से उसकी पूरी नहीं होती है, और इस वजह से काफ़ी चिड़चिड़ा रहता है। Yet he escapes from reality through nightly excursions to the movies। Tom feels both obligated towards yet burdened by his family and longs to escape। तो टॉम ये जो अपना रियलिटी है कि उसको बर्डनसम जॉब करना पड़ता है जो उसके इंटरेस्ट का नहीं है, और साथ में जो फैमिली के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का उसके ऊपर बर्डन है, इन सब से भागने के लिए वो नाइट में मूवीज़ देखने जाता है। वो कहीं ना कहीं ये भी फील करता है कि उसको अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है फैमिली के प्रति उसको निभाना चाहिए, और साथ में उसको बर्डनसम भी लगता है ये काम। अब आते हैं लॉरा विंगफील्ड की तरफ, जो कि टॉम की बहन है, अमांडा की बेटी है। A childhood illness has left her with a limp and she has a mental fragility and an inferiority complex that has isolated her from the outside world। इसको चाइल्डहुड में एक बीमारी हो गई थी जिसकी वजह से ये मेंटली फ्रेजाइल है, मेंटली उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये खुद को कमज़ोर समझती है, और इसने खुद को सारी दुनिया से आइसोलेट करके रखा हुआ है, बिल्कुल अलग थलग। इसने अपनी ही एक दुनिया क्रिएट की हुई है, ऑफ हर ओन सिम्बलाइज्ड बाय हर कलेक्शन ऑफ ग्लास फिगरिन्स। द यूनिकॉर्न में रिप्रेजेंट लॉरा बिकॉज इट इज़ यूनिक एंड फ्रेजाइल। तो बहुत सारे ग्लास के छोटे छोटे स्टैचू हैं इसके पास जिसका इसने कलेक्शन बना रखा है, और उसमें एक यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न यानी वन हॉर्न्ड, जो हॉर्स या गोट जैसा एनिमल होता है और उसके पास एक सिंग होता है, हॉर्न, उसको यूनिकॉर्न बोलते हैं।
और ये यूनिकॉर्न जो है वो एक स्पेशल एनिमल है, तो वो एक तरह से लॉरा को सिंबलाइज़ करता है, क्योंकि यूनिकॉर्न यूनिक होता है, स्पेशल होता है, अलग होता है, और लॉरा भी खुद को दुनिया से अलग करके रखी हुई है, और साथ में लॉरा मेंटली फ्रेजाइल भी है। अब दूसरा कैरेक्टर है जिम ओ'कॉनर, एन ओल्ड हाई स्कूल acquaintance of Tom and Laura. Jim was a popular athlete and actor during his days at Salden High School. Subsequent years have been less kind to Jim. By the time of play's action, he is working as a shipping clerk at the same shoe warehouse as Tom. तो जिम ओ'कॉनर टॉम और लॉरा के हाई स्कूल का फ्रेंड है। ये एक एथलीट है, एक्टर है, और अभी टॉम के साथ ही, टॉम का जो शू वेयर हाउस है वहीं पर ये एक शिपिंग क्लर्क का काम कर रहा है। His hope to shine again is conveyed by his study of public speaking, radio engineering and ideas of self-improvement that appear related to those of Dale Carnegie. तो इसका जो भी आइडियाज़ है खुद को इम्प्रूव करने का, पब्लिक स्पीकिंग का, वो सब एक तरह से डेल कार्नेजी के आइडियाज़ को रिफ्लेक्ट करता है। डेल कार्नेजी एक राइटर थे जिनका जन्म एक पुअर फैमिली में हुआ था, बट उन्होंने इन कोर्सेज़ को डेवलप किया, जैसे कि पब्लिक स्पीकिंग और इस तरह के स्किल्स को उन्होंने डेवलप किया। अब मिस्टर विंगफील्ड, अमांडा's absent husband and Laura and Tom father. Mr. Wingfield was a handsome man full of charm who worked for a telephone company and eventually fell in love with long distance, abandoning his family 16 years before the play's action. Although he does not appear on stage, Mr. Wingfield is frequently referred to by Amanda and his picture is prominently displayed in the Wingfields' living room. तो ये अमांडा के हस्बैंड हैं जो इसको छोड़ के जा चुके हैं, और ये टेलीफोन कंपनी में काम करते थे, बट अभी जो प्ले का जो समय चल रहा है, जिस समय में प्ले हम लोग को बताया जा रहा है, उसके 16 साल पहले ही ये फैमिली को छोड़ के जा चुके हैं। बट इनका एक पिक्चर है जिसके बारे में प्ले में कई बार रेफ़र किया जाता है, जो कि इनके लिविंग रूम में लगा हुआ है। दिस अनसीन कैरेक्टर अपीयर्स टू इनकॉर्पोरेट एलिमेंट्स ऑफ विलियम्स फादर। तो ये चारों जो हैं, मदर, फादर, टॉम और उसकी सिस्टर, चारों एक तरह से जो कैरेक्टर्स हैं वो ऑटोबायोग्राफिकल टच है सब में। अब हम लोग प्लॉट समरी की ओर आते हैं। द प्ले इज़ इंट्रोड्यूस्ड टू द ऑडियंस बाय टॉम, द नैरेटर एंड प्रोटैगनिस्ट, एज अ मेमोरी प्ले बेस्ड ऑन हिज रिकलेक्शन ऑफ हिज मदर अमांडा एंड हिज सिस्टर लॉरा। तो ये एक मेमोरी प्ले है। टॉम अपनी मेमोरी को याद करके और सारे प्ले को एक तरह से नरेट कर रहा है, लिख रहा है, डायलॉग्स को लिख रहा है। बिकॉज द प्ले इज़ बेस्ड ऑन मेमोरी, टॉम कॉशंस द ऑडियंस दैट व्हाट दे सी मे नॉट बी प्रिसाइजली व्हाट हैपेंड। तो टॉम ऑडियंस को ये केयरफुल रहने के लिए ये बोल रहा है कि एग्जैक्टली ये सब कुछ नहीं हुआ था, बट लगभग यही सब हुआ है। Amanda Wingfield, a faded southern belle of middle age, shares a dingy St. Louis apartment with her son Tom in his early 20s and his slightly older sister Laura. तो ये लोग एक dingy यानी dirty St. Louis apartment में रहते हैं। Although she is a survivor and a pragmatist, Amanda yearns for the comforts and admiration she remembers from her days as a feted debutante. तो अमांडा अपने यूथ के जो कंफर्ट्स को एंजॉय कर रही थी, वो उस समय एक फेटेड डेब्यूटांटे थी, यानी एक ऐसी वुमन, एक ऐसी यंग वुमन जो बस अपना कदम रखी है फैशनेबल सोसाइटी में। जो फैशन का दुनिया होता है उसमें अभी अभी अपना कदम रखी है। जैसे कि डेब्यू होता है ना, फिल्म में हीरो और हीरोइन डेब्यू करते हैं, तो वो अपने उस यूथ के डेज़ को याद करती है और वो उन्हीं सारे प्लेजर्स और कंफर्ट्स और लग्जरीज़ को डिज़ायर करते रहती है। She worries specially about the future of her daughter Laura, a young woman with a limp, and after effect of a bout of pleurosis. तो ये हमेशा अपनी बेटी लॉरा के बारे में चिंता करती रहती है, जो कि मेंटली फ्रेजाइल है और जिसको कि प्लूरोसिस हो चुका है। प्लूरोसिस होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द मेम्ब्रेन्स अराउंड लंग्स। लंग्स के चारों ओर जो मेम्ब्रेनस कवरिंग होता है प्रोटेक्शन के लिए, वो जब इन्फ्लेम करता है तो उस बीमारी का नाम प्लूरोसिस होता है। एंड अ ट्रेम्यूलस इनसिक्योरिटी अबाउट द आउटसाइड वर्ल्ड। Tom works in a shoe warehouse, doing his best to support the family.
He chafes under the banality and boredom of everyday life and struggles to write while spending much of his spare time going to the movies, or so he says, at all hours of the night. तो ये जो कॉमन इसका बोर्डम है, हर दिन जो स्ट्रगल करना पड़ता है फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर, और जो कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है लाइफ में, उन सब वजह से ये बोर हो चुका है। और जैसे चेफ वर्ड का यूज़ किया गया, चेफ का मतलब होता है कि रगड़ रगड़ के जब कोई चीज़ रफ़ हो जाए, सोर हो जाए, तो उसको चेफ बोलते हैं। तो टॉम इज़ वेरी अपसेट विथ हिज एवरीडे लाइफ, बोरिंग एवरीडे लाइफ एंड स्ट्रगलिंग एवरीडे लाइफ। अमांडा इज़ ऑब्सेस्ड विथ फाइंडिंग अ सूटर। वो अपनी बेटी के लिए एक लड़का ढूंढना चाहती है जिसको कि वो जेंटलमैन कॉलर कहती है। For Laura, her daughter's crippling shyness has led her to drop out of both high school and a subsequent secretarial course, and who spends much of her time polishing and arranging her collection of light little glass animals. तो लॉरा जो है वो बहुत क्रिपलिंग शाइनेस है, मतलब उसका शाइनेस ऐसा है जो उसको एक तरह से क्रिपल कर रहा है, पूरी तरह अंदर तक उसको तोड़ दे रहा है। और साथ में वो अपना स्कूल भी छोड़ चुकी है, जो सेक्रेटरी का एक कोर्स ज्वाइन की थी जॉब टाइप का, वो भी वो छोड़ दी है। और वो अपना सारा समय ये लिटिल ग्लास एनिमल्स के साथ उनको पॉलिश करने में और उसको अरेंज करने में लगा देती है। प्रेशर्ड बाय हिज मदर टू हेल्प फाइंड द कॉलर फॉर लॉरा, टॉम इनवाइट्स जिम एन अक्वेंटेंस फ्रॉम वर्क होम फॉर डिनर। तो जब अपनी मम्मी के बाद से प्रेशराइज होता है टॉम, तो वो अपने फ्रेंड जिम को इनवाइट करता है लॉरा के लिए। The delighted Amanda spruces up the apartment. वो पूरे अपार्टमेंट को डेकोरेट करती है, स्प्रूस करती है, prepares a special dinner and converses coquettishly with Jim. यानी कि coquettishly मतलब बहुत ज़्यादा flirting वे में वो जिम के साथ बात करती है। Almost reliving her youth when she had an abundance of suitors calling on her. तो जैसा कि पहले भी डिस्कस हो चुका है कि अमांडा एक फेटेड डेब्यूटांटे थी, फैशन की इंडस्ट्री में एंटर कर चुकी थी, तो अभी भी वो जिम के साथ फ्लर्टिंग वे में बात कर रही है। Laura discovers that Jim is a boy she was attracted to in high school and has often thought of since, though the relationship between the shy Laura and the most likely to succeed Jim was never more than a distant teasing acquaintanceship. तो जब ये लोग हाई स्कूल में थे, जिम और लॉरा, तो इन दोनों के बीच में ये दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट हुए थे, बट ज़्यादा कुछ नहीं था। इट वॉज अ टीजिंग अक्वेंटेंसशिप, मतलब they were not in love, they were simply attracted. Initially, Laura is so overcome by shyness that she is unable to join the others at dinner and she claims to be ill. तो टॉम जिम को बुला के लाया है घर पे, उसकी माँ डिनर बनाई है उसके रिश्ते का बात करने के लिए, बट लॉरा को इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब वो शाय है बहुत, वो मिलना नहीं चाहती है और वो कहती है कि वो बीमार है। After dinner, however, Jim and Laura are left alone by candlelight in the living room, waiting for the electricity to be restored. तो तभी इलेक्ट्रिसिटी चल जाती है और डिनर के बाद जिम और लॉरा कुछ समय अकेले टाइम स्पेंड करते हैं कैंडल लाइट में। Tom has not paid the power bill, which hints to the audience that he is banking the bill money and preparing to leave the household. तो टॉम ये जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है उसको नहीं दिया है और वो उस पैसे को सेव करके घर छोड़कर जाना चाहता है। As the evening progresses, Jim recognizes Laura's feelings of inferiority and encourages her to think better of herself. He and Laura share a quiet dance in which he accidentally brushes against her glass menagerie, knocking a glass unicorn to the floor and breaking off its horn. तो जिम लॉरा के ये जो इन्फीरियर होने का फीलिंग्स है इसको जानता है और उसको एनकरेज करता है कि तुमको अपने बारे में अच्छा सोचना चाहिए। वो दोनों एक क्वाइट डांस भी करते हैं और एक्सीडेंटली टॉम जो है, जिम जो है, वो यूनिकॉर्न वाला ग्लास फिगरिन जो है लॉरा का, उसका हॉर्न को तोड़ देता है एक्सीडेंटली। जिम देन कॉम्प्लीमेंट्स लॉरा एंड किसेस हर। After Jim tells Laura that he is engaged to be married, Laura asks him to take the broken unicorn as a gift and he then leaves. तो जिम बाद में लॉरा को बताता है कि उसका एंगेजमेंट
ऑलरेडी हो चुका है किसी और लड़की के साथ और उसका शादी भी होने वाला है। तो लॉरा जिम से कहती है कि तुम इस ब्रोकन यूनिकॉर्न को एज अ गिफ्ट ले जाओ, और जिम चला जाता है। When Amanda learns that Jim is to be married, she turns her anger upon Tom and cruelly lashes out at him, although Tom did not know that Jim was engaged. तो जब अमांडा को पता चलता है कि जिम का ऑलरेडी शादी तय हो चुका है तो वो टॉम के ऊपर गुस्सा करती है, बट टॉम को तो पता नहीं था कि जिम का ऑलरेडी एंगेजमेंट हो चुका है। Tom seems quite surprised by this, and it is possible that Jim was only making up the story of the engagement, as he felt that the family was trying to set him up with Laura and he had no romantic interest in her. तो टॉम थोड़ा सरप्राइज होता है इस बात से कि कैसे जिम का एंगेजमेंट हो चुका है, और ऐसा भी हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है कि जिम केवल कहानी बना रहा हो अपने एंगेजमेंट का, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको लग रहा था कि ये फैमिली एक तरह से उसको फोर्स करना चाहती है शादी करने के लिए, क्योंकि वो लॉरा से कोई रोमांटिक इंटरेस्ट यानी लॉरा से वो प्यार नहीं करता था। The play concludes with Tom saying that he left home soon afterward and never returned. He then bids farewell to his mother and sister and asks Laura to blow out the candles. तो जैसे ही ये सब कुछ होता है, टॉम अपना घर छोड़कर चला जाता है और फिर उसके बाद कभी वापस नहीं आता है, और वो अपनी मदर और सिस्टर को फेयरवेल विश करता है और लॉरा से कहता है कि वो कैंडल्स बुझा दे। तो फ्रेंड्स, ये था इस प्ले का समरी। इसमें बहुत सारे ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स भी हैं, और ये वो प्ले था जिसके बाद विलियम्स ऑब्सक्योरिटी से वापस नहीं मतलब फेमस हो गए। तो फ्रेंड्स, यू होप यू लाइक इट। थैंक यू फ्रेंड्स।